हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो चलिए एक नए सेशन के साथ चलते हैं जो अभी हाल ही में एडुटेरिया का बुक आया है 7500 7500 क्वेश्चन से ज़्यादा है इस बुक में संकलित किया गया है। जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है इस बुक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। डेली एक सेट होने वाला है, विथ एनालिसिस जैसे सेट का किया जाता है वैसे ही करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 7500 एडुटेरिया का जो बुक आया है उसे, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिख रहा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। आज जो हमारा होने वाला है, आज फर्स्ट डे है और आज है हमारा सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। टोटल इसमें सेट की संख्या अगर देखा जाए तो इसमें 150 सेट है। पर डे 1 से 2 सेट करवा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। आज को जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फर्स्ट सेट से है और फर्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बात किया गया है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं B.R. अम्बेडकर। ठीक है, बात किया जाए B.R. अम्बेडकर का, तो B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को होता है। 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर का जन्म होता है। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू में और महार जनजाति में इनका जन्म होता है। अगर बात किया जाए B.R. अम्बेडकर का, तो B.R. अम्बेडकर भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें 7 मेंबर थे, 7 मेंबर के अध्यक्ष थे। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर बात किया जाए B.R. अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक का, तो B.R. अम्बेडकर ने ही पुस्तक लिखा है मूक नायक B.R. अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक है। तथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तथा साथ ही साथ द अनटचेबल्स, ये सभी B.R. अम्बेडकर द्वारा रचित बुक है। अगर बात किया जाए इनका समाधि स्थल, तो इनका समाधि स्थल महाराष्ट्र में चैत्य भूमि कहलाता है। B.R. अम्बेडकर का समाधि स्थल महाराष्ट्र में है और वो चैत्य भूमि कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक थे B.R. अम्बेडकर। 1923 में स्थापित करते हैं बहिष्कृत हितकर्णी सभा। साथ ही साथ याद रखिएगा B.R. अम्बेडकर जो थे वो दलित वर्ग से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखते हैं। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक हैं B.R. अम्बेडकर। ये सभी पॉइंट याद रखना है। चैत्य भूमि इनका समाधि स्थल कहलाता है। बात किया जाए सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, अगर वही सुभाष चंद्र बोस के गुरु का बात किया जाए तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं वो हैं चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की संज्ञा दी गई थी और वो नेताजी की संज्ञा एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का चांसलर था एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस का एक प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो की नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ये सभी पॉइंट याद रखना है। वही अगर बात किया जाए भगत सिंह का, तो भगत सिंह 1929 में बम कांड से संबंधित है। भगत सिंह 1929 में बात किया जाए 8 अप्रैल 1929 को, तो 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल पर जब पास हुआ था, 8 अप्रैल 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल पर पास होने के उपलक्ष्य में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बम फेंका था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। अगर बात किया जाए भगत सिंह का, तो इन्होंने एक नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था तथा इन्हें शहीद आजम की उपाधि दी गई थी। बात किया जाए भगत सिंह को, तो भगत सिंह को फांसी होता है 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी दी जाती है और इन्हें फांसी सुनाने वाला जो जज था, जज का नाम पूछा जाता है तो G.C. हिल्टन इन्हें फांसी की सज़ा सुनाने वाला जज का नाम था भगत सिंह का। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक, तो ये हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुआ था। बात किया गया है खिलाफत कमेटी का, तो खिलाफत कमेटी 1920 में जो हुआ था उसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन को नेतृत्व संभालने के लिए बतलाया गया था। पूछा गया है यह कहाँ यह सभा हुआ था, तो ये हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन हो जाएगा सी,
सी इलाहाबाद में हुआ था। बात किया जाए खिलाफत आंदोलन का, तो खिलाफत आंदोलन मुस्लिम धर्म से संबंधित था। इसमें 1924 में इसके अंतर्गत ही मुसलमानों के प्रमुख पद जो खलीफा था उसे समाप्त कर दिया गया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने एक अवसर के रूप में लिया और दोनों को नेतृत्व किया था। गांधी जी ने नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन का भी। तो ये सभा आयोजित हुआ था इलाहाबाद में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना से सम्मिलित नहीं थे। बात किया गया है होम रूल लीग का, तो होम रूल लीग का जिससे संबंधित है वो है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर। बात किया जाए होम रूल लीग का, तो होम रूल लीग में दो व्यक्ति का नाम मेन है, वो है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो पुणे में स्थापित करते हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। वही मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया जाता है होम रूल लीग, और ये होम रूल लीग आता है 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की जाती है प्रथम बार बीजी तिलक के द्वारा पुणे में, वही मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, याद रखना है एक चीज़ और, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के जो सभापतित्व नेतृत्व करते हैं वो है जोसेफ बैप्टिस्टा, अध्यक्षता किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष जो थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा। याद रखना है जोसेफ बैप्टिस्टा का भी नाम आता है होम रूल लीग आंदोलन से। ठीक है, अगर बात किया जाए एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, और ये बनती है 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट। ठीक है, अगर बात किया जाए वही बाल गंगाधर तिलक का, तो बाल गंगाधर तिलक से याद रखना है इंपॉर्टेंट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का, और ये इसी समय का नारा था। होम रूल लीग आंदोलन के समय ही नारा देते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। अगर बात किया जाए बाल गंगाधर तिलक से और पॉइंट, तो पत्रकारिता को लेकर जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दो पत्र इनका था, एक था मराठा और एक है केसरी। मराठा बात किया जाए तो मराठा अंग्रेजी भाषा में, वही केसरी मराठी भाषा में था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही सर्वप्रथम भारत में महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव 1893 में, वही शिवाजी महोत्सव 1895 में प्रारंभ किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही। ठीक है, और याद रखिएगा पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो होती है 1 अगस्त 1920 को होती है, और इनके जो शव को अर्थी देते हैं वो महात्मा गांधी के साथ एक मुस्लिम का व्यक्ति का नाम याद रखना है शौकत अली इनके अर्थी को कांधा देते हैं बाल गंगाधर तिलक का। जब इनकी मृत्यु होती है तो एक स्वराज फंड बनाया जाता है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के उपरांत की जाती है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा एच.एस. ऑलकॉट जो है वो होम रूल लीग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था होम रूल लीग से संबंधित नहीं है, तो एच.एस. ऑलकॉट जो है वो होम रूल लीग से संबंधित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। बात किया गया है महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे नोआखली घटना के समय, तो नोआखली के समय जो थे वो थे प्यारेलाल। नोआखली के समय प्यारेलाल निजी सचिव थे महात्मा गांधी के। लेकिन ऐसे बात किया जाए महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, तो महात्मा गांधी के निजी सचिव वो थे महादेव देसाई। महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई, लेकिन नोआखली घटना के समय जो थे वो थे प्यारेलाल। अगर बात किया जाए नोआखली की घटना, तो नोआखली की घटना घटती है 10 अक्टूबर 1946 को। 10 अक्टूबर 1946 को नोआखली में दंगे होते हैं और उस समय उनके निजी सचिव रहते हैं प्यारेलाल। एक और याद रखिएगा महात्मा गांधी के बेब मिलर एक पत्रकार थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ब्रिटिश पत्रकार लुइस फिशर थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय महात्मा गांधी के पत्रकार का नाम याद रखना है, वो थे लुइस फिशर पत्रकार रहते हैं। लुइस फिशर पत्रकार होते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी के। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल होता है तो महात्मा गांधी जी ने किसे महत्व दिया था, तो वो दिए थे रचनात्मक कार्य को, अर्थात लिखने पे ज़्यादा जोर दिए थे। बुक लिखें, जैसे यंग इंडिया लिखते हैं 1932 में। यंग
इंडिया 1932 में यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किए थे। यंग इंडिया और हरिजन का प्रकाशन किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। वही अगर बात किया जाए गांधी जी द्वारा रचनात्मक कार्य में क्या किया गया था, तो इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था गुजराती भाषा में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा। वही अगर बात किया जाए 1903 ईस्वी में इनके द्वारा पत्रिका लिखा जाता है नवजीवन 1903 में। वही हिंद स्वराज 1909 में हिंद स्वराज लिखा जाता है। 1909 में हिंद स्वराज 1903 में नवजीवन, यंग इंडिया 1932 में और हरिजन 1932 में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए रचनात्मक कार्यों का। बात किया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है गांधी जी के दांडी मार्च से स्टार्ट होता है और ये चलता है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। दांडी मार्च से प्रारंभ किया जाता है। दांडी मार्च होता है 240 मील की दूरी पर साबरमती आश्रम से दांडी के बीच 240 मील की दूरी तय की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी। बात किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी रचना नहीं है, तो दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी, कपाल कुंडल, ये सभी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। बात किया जाए बंकिम चंद्र चटर्जी का तो आनंद मठ से याद रखना है वंदे मातरम, एक और है वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और ये लिया गया है आनंद मठ बुक से। आनंद मठ इसमें जो दिखलाया गया है वो दिखलाया गया है सन्यासी विद्रोह को दिखलाया गया है। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी जिसके लेखक हैं। वही बात किया जाए पोस्टमास्टर के लेखक जो हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर पोस्टमास्टर के लेखक हैं। वही अगर बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर का, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो लेखक हैं पोस्टमास्टर हो गया। गीतांजलि के लिए इन्हें सर्वप्रथम नोबेल अवार्ड दिया गया 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया और ये एशिया के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनके द्वारा गीतांजलि लिखा जाता है। पोस्टमास्टर अमर सोनार बंगाल जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत होता है। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 देशों के राष्ट्रीय गीत की रचना, साथ ही साथ एक राज्य के राजकीय गीत की रचना, पश्चिम बंगाल के राजकीय गीत के रचनाकार भी हैं रविंद्रनाथ टैगोर। पश्चिम बंगाल के राजकीय गीत, साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इनके द्वारा और रचना है गीतांजलि, अमर सोनार बंगाल इत्यादि। नेक्स्ट अगर बात किया जाए वर्ष 1911 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? 1911 में जिन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। बात किया जाए गोपाल कृष्ण गोखले का, तो 1905 ईस्वी में 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इसी के समय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी स्थापना करते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। और उन्होंने 1911 में ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। अगर बात किया जाए गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं। वही बात किया जाए गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं वो हैं एम जी रानाडे जो हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। और एम जी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात एम जी रानाडे को कहा जाता है। एम जी रानाडे कौन है? तो एम जी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन हैं? तो वो हैं महात्मा गांधी। याद रखना है ये सभी पॉइंट को। अगर बात किया जाए दादा भाई नौरोजी का, तो दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। ब्रिटिश विधानसभा में चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं 1892 में फिन्सबरी सीट से, और वो लेबर पार्टी का सरकार होता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। 1886, 1893 और 1906 में 3 बार
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अध्यक्षता करते हैं और 1906 में ही इनके द्वारा प्रथम बार स्वराज की मांग की जाती है। 1906 में स्वराज की मांग की जाती है। और दादा भाई नौरोजी से और याद रखिएगा, पत्रिका है एक रस्त गुफ्तार के संपादक है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाले पहला शासक कौन है? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक वो हो जाएगा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन हो जाएगा ए। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो दक्षिण विजय करता है वो है मलिक काफूर। मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा जाता है। मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा जाता है। वही अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी धारण करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति रमप्पा विद्रोह से संबंधित है? रमप्पा विद्रोह, बात किया जाए रमप्पा विद्रोह का तो 1922 ईस्वी में होता है रमप्पा विद्रोह। 1922 ईस्वी में रमप्पा विद्रोह, और ये संबंधित व्यक्ति हो जाएगा अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू रमप्पा विद्रोह से संबंधित है। बात किया जाए बिरसा मुंडा का तो बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा विद्रोह से संबंधित है। मुंडा विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में एक जनजातीय विद्रोह था जिसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। करम शाह के द्वारा स्थापना किया गया था पागल पंथ। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का युद्ध, बात किया जाए पानीपत का युद्ध का तो पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। इस युद्ध के पूर्व बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण करने का प्रयास किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा हरा दिया जाता है और उसे युद्ध स्थल में ही मार दिया जाता है। और जीतने का मुख्य कारण जो था वो उसका तुगलुमा युद्ध पद्धति, तुगलुमा युद्ध पद्धति जो था। ऑप्शन हो जाएगा सी। पानीपत में बाबर के जीतने का मुख्य कारण तुगलुमा पद्धति था। तुगलुमा पद्धति से सैनिकों को लगाया था जिसके कारण बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, तुगलुमा पद्धति के कारण। नेक्स्ट है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? बात किया जाए जौनपुर का तो जौनपुर को मध्यकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था और उस समय सरकी राजवंश के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो था मलिक उल सर्क के द्वारा। सरकी राजवंश के स्थापक है मलिक उल सर्क। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो ये हुआ है जौरवे संस्कृति से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं जौरवे संस्कृति से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान है वो है गुप्तों का। गुप्त के समय में भागवत संप्रदाय काफ़ी फली फूली थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। धमेक स्तूप कहाँ है? बौद्ध धर्म से संबंधित है धमेक स्तूप और यह स्थित है यूपी के सारनाथ में स्थित है धमेक स्तूप। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? वह सुल्तान कौन था जो खलीफा जो था वो मुस्लिम का प्रमुख पद होता था और उसे मानने से अधिकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था। अलाउद्दीन खिलजी का बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसप था और जब राजा बनता है तो राजा अलाउद्दीन खिलजी के नाम से खिलजी वंश का दूसरा शासक और सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। इसने प्रशासन के क्षेत्र में घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाई दरवाजा के निर्माण, जमियत खाने मस्जिद का निर्माण तथा सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। 3 चीज़ याद रखना है जो इसके द्वारा बनवाया गया था। फर्स्ट है अलाई दरवाजा, सेकंड है जमियत खाना का मस्जिद और सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था। अगर बात किया जाए मोहम्मद बिन तुगलक का तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या सनकी सुल्तान माना जाता है। सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सर्वाधिक साक्षर लेकिन अयोग्य शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश का बात किया जाए तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण किए गए कुतुब मीनार को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्का चलाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की थी। इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की जाती है तथा इल्तुतमिश ने ही इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था। इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ भी इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है जो समाप्त किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, समाप्त किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बलबन का बात किया जाए तो बलबन गुलाम वंश का रूलर था और बात किया जाए तो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी और
रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाई जाती है। नौरोज त्यौहार प्रारंभ किया था बलबन ने। फारसी का प्रमुख त्यौहार नौरोज को प्रारंभ करने वाला था बलबन। दैवी शक्ति को माना बलबन ने। ये सभी पॉइंट याद रखना है बलबन से। नेक्स्ट है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। यूरोप, अगर ये हमारा पार्ट यूरोप का है और ये जो है उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का, तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका को कौन सा महासागर या महासागर अलग करता है, तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसके। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका, तो ये है गिरिपद स्थिति का। ऑप्शन हो जाएगा सी, गिरिपद स्थिति का। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा निहारिका। निहारिका सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। क्षुद्र ग्रह का बात किया जाए तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मार्स यानी कि मंगल और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। अगर बात किया जाए धूमकेतु का, तो धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखाई देते हैं। पिछले बार 1962 में दिखाई दिया था, 1962 में दिखाई दिया था, अब 76 वर्षों के बाद दिखाई देगा धूमकेतु। वही बात किया जाए ग्रह का, तो ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, ये है निहारिका। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मूल अधिकार में 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का बात किया गया है। 98 में संसदीय सचिवालय और 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है। राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है किस क्षेत्र में, तो वो होता है नागरिक की शक्तियों के क्षेत्र में। विधि निर्माण में होता है, आर्थिक मामले में और कार्मिक मामले में होते हैं। हालांकि नागरिक की शिकायत के में इस स्थानीय इकाई का नियंत्रण नहीं होता है, नागरिक की शिकायत। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है, बतलाना है कौन सा कथन गलत है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं, मृत्यु का अधिकार को मूलभूत अधिकार नहीं माना गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। बिल्कुल गलत है, पूर्ण संघीय नहीं है। यह भारत का संविधान एक अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था है। अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था है भारत में। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। नहीं, मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता है। अर्थात बी, सी, डी तीनों गलत हैं। बी, सी, डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा गलत है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाला 57वां संविधान संशोधन किस विषय से है। 97 CA किससे संबंधित है, तो सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन से। ऑप्शन हो जाएगा बी, सहकारी संस्थाओं के गठन एवं कार्य संचालन से। नेक्स्ट है भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून का पारित किया गया, तो यह पारित किया गया है 1996 में। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक कानून लागू किया गया है 1996 में पारित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 व्यक्ति प्रयोज्य आय। व्यक्ति प्रयोज्य आय यानी कि PDI क्या होता है, तो PDI बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। PDI कहलाता है व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान को और गैर कर भुगतान को घटा लिया जाता है, तो वो कहलाता है PDI। ऑप्शन हो जाएगा बी। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभव देती है, क्यों। शरीर के संपर्क में जैसे ही स्प्रिट आती है तो स्प्रिट
ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो अत्यंत वाष्पशील होने के कारण, वाष्पशील होने के कारण यह स्प्रिट उड़ जाता है और उस क्षेत्र को ठंडा कर देता है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और यह शरीर जो होता है ठंडा हो जाता है। तो ये अत्यंत वाष्पशील होने के कारण स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है, जल जो होता है जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मात्र 1%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। धातु और संबंधित रोग। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तो आर्सेनिक से रोग होगा फेफड़ों का कैंसर। आर्सेनिक से फेफड़ों का कैंसर होता है। आर्सेनिक से फेफड़ों का कैंसर। वही कैडमियम से बात किया जाए तो कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी होती है। कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्या होती है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्या होती है। वही बात किया जाए बेरियम से, तो बेरियम से मस्तिष्क में सूजन होता है। बेरियम से मस्तिष्क में सूजन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 ऑप्शन हो जाएगा डॉग। आर्सेनिक से फेफड़ों का कैंसर, कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्या और बेरियम से मस्तिष्क में सूजन। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? बात किया गया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का बात किया जाए तो एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस एथिल एल्कोहल का बात किया जाए तो C2H5OH प्लस एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? तो ये बनेगा CH3, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ कह रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि कॉन्क H2SO4। तो ये बनेगा CH3COO प्लस H2O रिलीज होगा। तो यह कैसी अभिक्रिया कहलाती है? तो एस्टर COO ग्रुप आएगा अर्थात एस्टीकरण यह कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया एस्टीकरण कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में परत एक दूसरे से मिलकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। किस बलों के द्वारा एक दूसरे से सटे होते हैं? तो ये होता है वॉन्डर वॉल फोर्स के द्वारा, वॉन्डर वॉल फोर्सों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है, ब्राउन एयर से संबंधित है कौन सा? तो ब्राउन एयर होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण ब्राउन एयर होता है और यही अम्ल वर्षा का कारण बनता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? ग्रंथि अर्थात ग्लैंड का निर्माण किस प्रकार के उत्तक से होता है? तो ग्रंथि का निर्माण होता है वो होता है उपकला उत्तक से। उपकला उत्तक ऑप्शन हो जाएगा सी। उपकला उत्तक से ग्रंथियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो यह एक प्रतिजीवाणुकारक है। प्रतिजीवाणुकारक अर्थात जीवाणु को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है अस्फीति दाब पर। अस्फीति दाब पे डिपेंड करता है पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना। नेक्स्ट है, कौन सा फूल का एक अंश या भाग है? फूल का भाग है मध्य सिरा और सिरा, ये सभी पत्ता का भाग है। स्त्री केसर, पुंग केसर, ये सभी फूल का भाग होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। स्त्री केसर फूल का भाग है, मध्य सिरा एवं सिराएं ये सभी लिप्स का भाग हैं। लिप्स का भाग है मध्य सिरा और सिरा। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 37, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सफ़ेद फास्फोरस, बात किया जाए फास्फोरस का तो फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस और पीला फास्फोरस भी होता है। सफ़ेद फास्फोरस के बारे में इसमें बात करना है। लाल फास्फोरस का यूज हम मैच स्टिक बनाने में किया जाता है। यहाँ पे बात किया गया है सफ़ेद फास्फोरस का। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल यह सही है।
रासायनिक हथियार के रूप में श्वेत फास्फोरस का यूज किया जा सकता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित होती है। यह भी बिल्कुल सही है, स्वतः प्रज्वलित हो जाती है जब इसे हवा के संपर्क में लाया जाता है। अर्थात 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? नासिका संकुलन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन नामक प्रोटीन ठंड के दिनों में नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है, हिस्टामिन। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिका द्वारा होता है? तो ये होता है इंडोप्लाज्मिक अंतःद्रव्ययी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। लसिका एवं रुधिर, लसिका, लिम्फ और ब्लड किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? तो यह एक प्रकार का संवहनीय उत्तक है, अर्थात इनका फ्लो होते रहता है, अर्थात यह एक प्रकार का संवहनीय उत्तक हो जाएंगे तथा तरल संयोजी उत्तक हो जाएंगे। रक्त अगर बोला जाए रुधिर, तो यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक भी है, तरल संयोजी उत्तक या संवहनीय उत्तक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय विक्रय करना खुला बाजार परिचालन कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश कौन सा समिति किया था? वो था तारोपोर समिति, तारोपोर समिति। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में कौन परिभाषित किया? तो वो हैं H.H. बैरोज, H.H. बैरोज। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो यह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। इसका विकास 5 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से केरल तक पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है और ये एक हॉटस्पॉट के अंदर आता है, पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। वही अगर बात किया जाए 27 मार्च को, तो 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को और 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क, बात किया जाए अगर नेशनल पार्क का, तो भारत में नेशनल पार्क की संख्या है 106। इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क, नेशनल मैरीन पार्क पहला जो है भारत का, वो है कच्छ का, कच्छ में, और यह है गुजरात राज्य में, गुजरात के कच्छ में स्थित है कच्छ समुद्री पार्क। अगर बात किया जाए सुंदरवन, तो सुंदरवन है भारत में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरवन। अगर वही बात किया जाए सबसे पहला जो है वो है चिल्का झील, सबसे पहला आर्द्रभूमि स्थल है वो है चिल्का झील, जिसे आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया। अगर वही बात किया जाए भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का बात किया जाए तो वो है नीलगिरी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। बायोस्फीयर रिजर्व का बात किया जाए तो भारत में अभी वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें पहला हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि, चिल्का झील सबसे पहला आर्द्रभूमि, कच्छ हो जाएगा पहला समुद्री पार्क। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाए निकोबार द्वीप समूह में, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क की संख्या है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में सबसे अधिक नेशनल पार्क की संख्या है, वर्तमान में भारत में टोटल 106 हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा यानी कि जीभ नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं है बल्कि मन है, ऐसा कहना था महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का ऐसा कहना था। ऑप्शन हो जाएगा सी। वही बात किया जाए अगर स्वामी विवेकानंद का, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। और इन्होंने स्वामी विवेकानंद से याद रखिएगा 1887, 1893 और 1897। 1887 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं और 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। इनके द्वारा अगर रचित पुस्तक का बात किया जाए तो ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग
और राजयोग तथा कोलंबो से अल्मोड़ा तक की यात्रा ये इनके द्वारा रचित पुस्तक है। स्वामी विवेकानंद के बर्थ डेट को ही हम अभी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अभी देख लिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी। अरविंद घोष का बात किया जाए तो अरविंद घोष से संबंधित है ओरेविले आश्रम। ओरेविले आश्रम के संस्थापक थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन श्रीपद अमृत डांगे के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा से याद रखना है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा का पत्रिका था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा का था पत्रिका। इन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया जाता है। वही बात किया जाए एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट भारत में 1893 में भारत आती है। 1893 में भारत आती है और गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में ही। 1893 के बाद आ जाइए 1917 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1916 की अगर बात किया जाए तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के स्थापना करते हैं एनी बेसेंट। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है। सोशलिस्ट समाचार पत्र के संपादक हो जाएंगे अमृत डांगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंघी नामक जाति ये पाई जाती है नागालैंड में। नागालैंड में एक और जाति याद रखना है कोन्याक जनजाति पाई जाती है नागालैंड में, तथा अंगामी जनजाति भी पाई जाती है। अंगामी जनजाति ये भी नागालैंड में ही पाई जाती है। भैंसा सिंघी जाति भी नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है HDPE का पूरा नाम क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसका पूरा नाम है HDPE का। तो चलिए आज हम लोगों ने समाप्त किया 50 क्वेश्चन। तो आपको कमेंट करके बतलाना है 50 क्वेश्चन ही करवाया जाए या 100 क्वेश्चन, एक बार में एक सेट कंप्लीट करवाया जाए या एक बार में 2 सेट। तो आपको ये कमेंट करके बतलाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। एक लाइक करने से पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है और भी वीडियो बनाने का। अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे कोई भी सुझाव दे सकते हैं। और जो पहले वीडियो चला आ रहा था वो यूं ही उसी तरह जैसे हम सेट को डिस्कशन कर रहे थे वो सेट लगातार चलता रहेगा। ये एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो चलिए वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए आप लोग सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अभी अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल